Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to study the natural vegetation and wildlife और ये हमारे NCERT क्लास 9 का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। तो आज के क्लास में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखेंगे और ये आपका काइंड ऑफ नया चैप्टर है क्योंकि अभी तक हमने 6 to 9 में नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपका इन्वायरमेंट का ही कॉम्पोनेंट आ जाता है। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट काइंड ऑफ आपके इंटर रिलेटेड ही होते हैं। तो ज्योग्राफी पे आपका अगर कमांड होता है तो इन्वायरमेंट भी आपको अच्छे से समझ आता है। और इन्वायरमेंट जो आपका सब्जेक्ट है ये आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सिलेबस एक बार जाके देखना अपने मेंस का, तो जीएस पेपर 3 में आपके इन्वायरमेंट मेंशन है। ठीक है, बाकी सेम कंटेंट आपके ज्योग्राफी वाले पेपर में यूज़ हो सकता है जब हम बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि कितने टाइप के फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न जानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से ऊपर रीडिंग करके निकल जाएंगे कि इधर ये पाए जाते हैं। हम पहले लॉजिक को समझेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे कि क्यों कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट उसी लोकेशन पे पाया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा आपकी इंटरकनेक्टिविटी डेवलप करा पाऊँ वो कराने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये सारे लाइन आपके एनसीईआरटी के ही है। इसको थोड़ा सा हमने प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना दिया है क्योंकि आप पेड कोर्स में इनरोल्ड हो। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं और यहाँ पे मैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा ना उसको आप नोट भी कर लेना ताकि उसको आप अपने मेंस में यूज़ कर सको। और जहाँ प्रीलिम्स का कंटेंट होगा वहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक है, तो उसको आप सेपरेट बना सकते हो, प्रीलिम्स के नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले इंडिया इज अ ग्लोबल पावर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रैंकिंग अमंग द वर्ल्ड्स 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। वैसे 17 हैं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ अदर क्राइटेरिया में 12 लिया जाता है। तो इंडिया वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है। तो मेगा बायोडाइवर्स कंट्री उन कंट्रीज को बोलते हैं हम जहाँ पे आपके बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज आपको देखने को मिलती है, चाहे वो फ्लोरा के स्पीसीज हो चाहे फौना के स्पीसीज हो। ठीक है, तो इंडिया भी आपका क्योंकि जोग्राफिकल डाइवर्स कंट्री है ना, तो जोग्राफिकल डाइवर्स कंट्री होने की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है स्पीसीज में भी देखने के लिए। तो हम सबसे शुरू में भी यही डिस्कस किए थे कि इंडिया में हर चीज़ में आपको डाइवर्सिटी देखने मिलेगी, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो स्पीसीज की डाइवर्सिटी हो, चाहे वो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी हो, चाहे वो कल्चर की डाइवर्सिटी हो। ठीक है, तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया में सब चीज़ हार्मनी में रहता है ना। तो यही हमारी खूबसूरती है हमारे प्यारे देश भारत की। सो आवर नेशन बोस्ट एन इनक्रेडिबल एरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ मेकिंग इट अ ट्रूली यूनिक नेचुरल ट्रेजर। तो इस टाइप का आप लाइन यूज कर सकते हो अपने मेंस के लिए कि हमारा जो नेशन है इट बोस्ट एन इनक्रेडिबल एरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ मेकिंग इट अ ट्रूली यूनिक नेचुरल ट्रेजर। तो ये काइंड ऑफ हमारा नेचुरल ट्रेजर्स है। अगर देखो जितना आपका बायोडाइवर्सिटी आपके डाइवर्स होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी डाइवर्सिटी होगी इकोसिस्टम में उतना ही ज़्यादा वो इकोसिस्टम आपके कंट्री के लिए आपके नेशन के लिए अच्छा होता है। तो कोई चीज़ अगर डाइवर्स होती है ना तो उसकी इम्यूनिटी बोल लो वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और उसकी जो लॉन्जिविटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर देखो इंडियाज़ रिच बायोडाइवर्सिटी, क्यों हम बोल रहे हैं इंडिया रिच बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे 47,000 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं जो कि इंडिया को 10th रैंक में लाता है एंड 4th इन एशिया फॉर प्लांट डाइवर्सिटी। तो पूरे एशिया में, पूरे ग्लोब में 10th रैंक पे आते हैं हम जहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी है। ठीक है, और 4th रैंक पे आते हैं एशिया में। तो अगर एशिया कंपैरिजन में देखा जाए तो 4th रैंक और वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो 10th रैंक इन प्लांट डाइवर्सिटी। तो ये चीज़ आप डेटा डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो अपने मेंस वगैरह में। तो डेटा अप्रॉक्स वैल्यू याद रखना कि 47,000 से भी ज़्यादा आपके प्लांट स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं। फिर उस 47,000 में से 15,000 आपके फ्लावरिंग प्लांट्स है अकाउंटिंग फॉर 6% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज। ठीक है, तो इन 47,000 में से 15,000 आपके फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि आपके पूरे वर्ल्ड के जो फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज है उसके 6% है। तो ये चीज़ समझ आ रहा होगा। देन अ वास्ट नंबर ऑफ नॉन फ्लावरिंग वेराइटीज इंक्लूडिंग फर्न्स, एल्गीज एंड फंगी। तो बहुत सारे आपके नॉन फ्लावरिंग वेराइटीज भी इसमें इंक्लूडेड है 47,000 प्लांट स्पीसीज में, क्योंकि हर प्लांट आपके क्या होते हैं, फ्लावरिंग नहीं होते हैं, फ्रूट्स नहीं बेयर करते। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल होते हैं आपके फर्न्स होते हैं। फर्न्स आपके एपीफाइट्स के एग्जाम्पल है, मैं आगे समझाऊंगा एपीफाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, एपीफाइट्स वैसे एल्गी होता है और फंगी होता है। देन अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल। तो 47,000 ऑफ प्लांट स्पीसीज भी यहाँ पे मिल रहे हैं और 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स भी मिल रहे हैं इंडिया में, कॉम्प्लीमेंटेड बाई अ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ फिश एंड फ्रेश एंड मैरीन वाटर्स। तो जो मैरीन ऑर्गेनिज्म है वो भी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर देखो अंडरस्टैंडिंग नेचुरल वेजिटेशन।
अब आप किसी वेजिटेशन को नेचुरल कब बोलोगे, तो कोई वेजिटेशन अगर अपने आप उगी हो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, उसी को तो हम नेचुरल वेजिटेशन बोल रहे हैं। जैसे हम देखो नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज थे जो कि आपको नेचर से मिलते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, और वो हमारे किसी पर्पस के लिए किसी यूज में आते हैं, तब हम उनको बोलते थे नेचुरल रिसोर्सेज। वैसे ही जो नेचुरल वेजिटेशन होंगे वो आपके नेचर में अपने आप आए होंगे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज नेचुरल वेजिटेशन। तो ये चीज पता होना चाहिए। सो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी दैट हैज डेवलप्ड इंटायरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सो दीज एरियाज हैव बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स अलाउइंग नेचर टू शेप देम ऑटोनोमसली। तो जो अगर मान के चलो किसी एरिया को आप अनडिस्टर्ब छोड़ दो बहुत सालों साल तक, तो वहां पे आपके अपने आप नेचर क्या करता है, फॉरेस्ट क्रिएट कर देता है। सो सच प्रिस्टीन प्लांट कम्युनिटीज आर ऑफन टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। तो वर्जिन हम किसको बोलते हैं, अगर कोई चीज डिस्टर्ब नहीं है, तो इसीलिए अगर नेचुरल वेजिटेशन को हम दूसरा नाम वर्जिन वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दैट प्लेस और दैट फॉरेस्ट आर अनडिस्टर्ब फॉर डिकेड्स, ठीक है। देन इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम द कल्टिवेटेड एरियाज, देयरफॉर क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड ऑर्चर्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड नेचुरल वेजिटेशन। तो आपको पता ही है, क्योंकि आपके एग्रीकल्चरल जो लैंड होते हैं या फिर जो फ्रूट्स होते हैं या फिर ऑर्चर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो वो क्योंकि ह्यूमन द्वारा लगाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज, दे डोंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन की टर्मिनोलॉजी देख लो कुछ कुछ, जैसे आप जब भी आपके नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे तो ये सब आपकी टर्मिनोलॉजी बार बार रिपीट होंगी, तो इसलिए आप पहले ये टर्मिनोलॉजी समझ लो ताकि अगर बार बार रिपीट हो तो आपको चीजें समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले आप देखते हो एंडेमिक वर्सेस एक्सोटिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज हम किनको बोलते हैं, जो कि इंडिया में नेचुरली पाए जा रहे हैं। किसी भी कंट्री का ना अपना एक एंडेमिक स्पीसीज होता है। जैसे इंडिया में कुछ स्पीसीज जो हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज, ठीक, या फिर वर्जिन स्पीसीज भी बोलते हैं। और जो स्पीसीज को हम बाहर से इंट्रोड्यूस कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोटिक स्पीसीज। फिर एक टर्म और आता है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, जो कि आप अपने एनवायरमेंट में पढ़ते हो, आईएएस, ठीक है, जो कि आपको बनना भी है। तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हम किसको बोलते हैं, कोई स्पीसीज अगर इन्वेड की है, ठीक है, मान के चलो कोई स्पीसीज बाहर की है और वो इंडिया में आके इंडिया के जो नेचुरल स्पीसीज है उनको डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक, इनकी जो ग्रोइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। इसका एग्जांपल क्या है आपका, यूकलिप्टस का प्लांट जो आप वेस्टर्न घाट वाले एरिया में देखते हो, टू बी स्पेसिफिक ऊटी वाले एरिया में, नीलगिरी के पहाड़ों में आपको यूकलिप्टस देखने को मिलता है। तो यूकलिप्टस क्या है, आपके फॉरेन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, ठीक है। ये आपके ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडिया में, लेकिन आज के डेट में ये हाल हो गया कि वहाँ के जो नेचुरल और लोकल आपके प्लांट के स्पीसीज थे उनको ये खत्म करके पूरा बोलते हैं ना वेस्टर्न घाट वाला जो नीलगिरी वाला रीजन है वहाँ पे आपको यूकलिप्टस के ही प्लांट देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत रैपिडली फैलते हैं, ठीक है, और जो नेचुरल और लोकल वेजिटेशन होता है उसको हार्म करते हैं। तो इनको इसीलिए हम बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, बिकॉज दे इन्वेड फ्रॉम दी अदर कंट्री। तो नॉर्मल अगर कोई बाहर का प्लांट स्पीसीज है उसको हम एक्सोटिक बोलेंगे, लेकिन अगर आके वो नुकसान पहुंचाएगा तो उसको हम आईएस बोलेंगे, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ठीक। और एंडेमिक मैंने बता दिया जो कि इंडिजिनस स्पीसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल रेड सैंडर्स। तो रेड सैंडर्स आपके कहाँ पे मिलते हैं, शेषाचलम हिल्स में। शेषाचलम हिल्स आपके कहाँ है, शेषाचलम हिल्स ये आपके है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आपने आई होप वो देखा होगा पुष्पा मूवी, तो पुष्पा मूवी में आपके रेड सैंडर्स की तस्करी होते हुए दिखाई जाती है। तो वो रेड सैंडर कहाँ पे मिलते हैं, शेषाचलम हिल्स में, जो कि कहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश में। तो ये सब चीज़ें आपको रिलेट करनी होती है, क्योंकि बहुत बार आप मूवी से भी ना क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हो। तो अगर मूवी इसलिए देखना भी जरूरी है, लेकिन हाँ मूवी को आप देखो एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। इंटरटेनमेंट के लिए तो देखना है, बट उसमें से आप कोशिश किया करो कि नॉलेज भी एक्सट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। फिर देखो फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा आपके क्या होते हैं, ऑल प्लांट लाइफ फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन और विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और फोना हम किसको बोलते हैं, ऑल एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन रीजन और एरा। तो ये काफी सिंपल है, बार बार मैं टर्म भी यूज करता हूँ फ्लोरा फोना। तो फ्लोरा हो गया प्लांट स्पीसीज और फोना हो गया आपके एनिमल स्पीसीज। फिर आपका होता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो देयर आर सम मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विच इंक्लूड्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जिसको हम स्क्रब्स भी बोलते हैं, देन माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है और ये कहाँ पे आपके पाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आप नाम से पता लगाओ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल से क्या हुआ कि ये सारे फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं ज्यादातर, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रॉपिकल में मिलेंगे,
लेकिन ज़्यादातर आपके ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेंगे, दैट्स वाई इनका नाम पड़ा है ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, तो ये आपको रिलेट करना है। तो ये आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाला जो रीजन है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो ये सारे फॉरेस्ट आपके कहाँ पे मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे। अब मान के चलो ट्रॉपिकल रीजन में कोई फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रीजन की क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये आपको यहाँ पे आप रिलेट करना है। ऐसे नहीं होता कि आप डायरेक्ट पढ़ के इसके फीचर्स पढ़ लिए और आपको याद रह जाएगा, नहीं, आपको रिलेट करना है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का आप कैरेक्टरिस्टिक खुद बता दोगे। अगर पता होगा कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होती है, ठीक है, और आपके मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, तो सालों साल आपको बारिश देखने को मिलता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो अगर कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे वेजिटेशन कैसा होगा, एकदम लश ग्रीन और डेंस वेजिटेशन होगा। दैट्स वाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि ये सालों साल आपके क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं। अब मान के चलो पेड़ अपना पत्ता कब झाड़ते हैं, पेड़ को पत्ता अपना शेड करने की जरूरत कब पड़ती है, जब कहीं पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो, है ना। तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी अगर कम होती है तो वहां पे पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्ते को गिरा देते हैं ताकि जो वाटर लॉस ना हो सके थ्रू ट्रांसपिरेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। लेकिन अब कहीं पे पानी की कमी है ही नहीं, सालों साल बारिश हो रही है, तो पेड़ों को अपने पत्तों को शेड करने की क्या नीड है, क्योंकि वहां पे तो पानी अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट है। तो आपके ट्रॉपिकल वाले रीजन में क्योंकि पानी अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट है, सालों साल आपके बारिश होती है, दैट्स वाई वहां पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं, सालों साल आपके हरे भरे रहते हैं, राइट। तो आप समझ आए क्यों आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक तो एवरग्रीन रहते हैं पूरे सालों साल, और क्यों वहां पे पाए जाते हैं। सो दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इंडिया, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया में ये फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे रिलेट करना, वेस्टर्न घाट में ही क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, ओरोग्राफिक इफेक्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, तो इसलिए यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। वैसे आप लक्षद्वीप आइलैंड देख लो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देख लो, तो यहाँ पे भी आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। देन अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट, तो देखो जितना भी लोकेशन हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम मानसून बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, लाइक वेस्टर्न घाट वाला रीजन, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार वाला ये रीजन, फिर असम आपकी नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है तो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, और उसका तमिलनाडु जो रिट्रीटिंग मानसून आता है तमिलनाडु में, ठीक है, तो यहाँ पे बारिश की कमी नहीं होती है, तो तमिलनाडु कोस्ट पर भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। सो दीज रिच हाइट्स अप टू 60 मीटर्स विथ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब इनके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो अभी बस ये बेसिक इंट्रो था, थोड़ी सी डिटेल और आगे दी हुई है तो वहां पे हम कवर करते हैं। फिर देखो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। अब देखो ये भी मैं बता देता हूँ इससे पहले, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट समझने से पहले, कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन में भी ना फर्दर सब कैटेगराइजेशन होता है जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ टर्म से। एक होता है आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और एक होता है आपका ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो दोनों में जो फर्क होता है, इसमें जो दो टाइप देखने को मिलते हैं कौन कौन से होते हैं आपके, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो दोनों में बस डिफरेंस यही होता है, बारिश का डिफरेंस होता है। जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे वेट बोलेंगे हम, और जहाँ पे 250 से कम और 200 से ज़्यादा होगी वहाँ पे हम सेमी एवरग्रीन बोलेंगे। तो ये सब भी फर्दर सब कैटेगराइजेशन होती है, आगे हम और डिटेल में देखेंगे हायर क्लासेस में। फिर देखो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलती है, क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में सारे रीजन में सालों साल बारिश नहीं होती है, क्योंकि पता है कि हमारा जो कंट्री है वो हाफ तो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, सदर्न पेनिनसुला जो है, लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट देखोगे ये आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, इसलिए बारिश आपको सालों साल देखने को नहीं मिलती है। दैट्स वाई आपको ज़्यादातर फॉरेस्ट कौन से देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का फीचर क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर सीजन में आपके लीव को शेड कर देते हैं, दे शेड देयर लीव्स, ठीक है, दे शेड देयर लीव्स बोल लो। ऐसा क्यों, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो पत्ते झाड़ देने से लॉस ऑफ वाटर कैसे प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, तो जो पेड़ होता है ना वो वाटर को लूज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और वो पानी कहाँ से आपके लूज होता है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा आपके लीफ में प्रेजेंट रहता है, प्लांट के या ट्री के लीफ में प्रेजेंट रहता है, तो इसी स्टोमेटा के थ्रू लॉस ऑफ वाटर होता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो अगर पत्ते ही नहीं रहेंगे तो पानी ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप खुद लॉजिक लगा के आपसे याद रखना कि अगर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट कहीं पे मिल रहा है तो इनको शेड करना पड़ेगा अपना लीव, क्यों, क्योंकि हर साल पानी नहीं होता। जब बारिश होती है, बारिश के सीजन में या फिर
आपके गर्मी के सीजन में, तो उस टाइम पे इनके पत्ते देखने को मिलते हैं आपको। लेकिन अगर आपका ऑटम सीजन आ जाता है या विंटर सीजन आता है, जब बारिश कम हो जाते हैं, खासकर ट्रांजिशन पीरियड जो होता है आपका ऑटम से आपके विंटर के बीच में, ठीक है, तो उस टाइम पे आप देखते हो कि सारे जो पेड़ होते हैं लगभग पत्ते झाड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके बारिश तो होती नहीं है, तो आपके पानी कम अवेलेबल रहता है, तो पानी लॉस ना हो ज़्यादा, दैट्स वाई ये सारे पेड़ जो क्या होता है अपने लीव को शेड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंडिया का जो मेजर पार्ट है वो किससे घिरा हुआ है? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। सो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, ट्री शेड लिव्स फॉर 6 to 8 weeks in dry summer, फाउंड इन रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। तो ज़्यादातर इंडिया आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो हमेशा लॉजिक से याद रखना कोई भी चीज़। फिर देखो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट नाम से पता लग रहा होगा कहाँ देखने को मिलेगा? ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे पत्ते जो हैं कांटे के फॉर्म में आते हैं, है ना, तो ये आपको ज़्यादातर एरिड रीजन में देखने को मिलेगा, एरिड रीजन, राइट। और इन्हीं को हम ज़ेरोफाइट्स भी बोलते हैं, ज़ेरोफाइट्स। तो जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी वहाँ पे हमें किस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, राइट, कांटे वाले। तो यहाँ पे पत्ते नहीं मिलते पेड़ों में, यहाँ पे कांटे मिलते हैं। कांटे क्यों मिलते हैं? वही फिर सेम रीजन, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो पानी का लॉस ज्यादा ना हो सके लीव से, दैट्स वाई लीव अपना सरफेस एरिया को क्या करते हैं? कम कर लेते हैं, ताकि जो वाटर लॉस है वो कम हो सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। समझ आया? तो जो रेगिस्तान वाला रीजन है, खासकर जो थार डेजर्ट है, वहां पे आपको किस टाइप के ये फॉरेस्ट देखने को मिलेगा? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। So they found in regions with less than 70 centimeter rainfall, including semi-arid area of गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो ये जितने भी आपके सेमी एरिड और एरिड रीजन है ना, ये सब जगह पे आपको कौन सा मिल रहा है? आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। फिर आता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट नाम से पता लग रहा होगा, ये सारे फॉरेस्ट जो कि आपके माउंटेन्स पे मिलते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट। अब माउंटेन फॉरेस्ट ना आपके एल्टीट्यूड के बेसिस पे वेराई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 1000 से लेकर 2000 मीटर तक आपके अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे, फिर आपके 2000 से 3000 तक आपके अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे, फिर 3000 के से ऊपर हाइट पे आपके अलग टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। तो इसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। सो दे बेसिकली फाउंड इन माउंटेन एरियाज वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, क्रिएटिंग ए सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन बेल्ट्स फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। तो मान के चलो ये आपका माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो 2000 मीटर तक अलग टाइप का फॉरेस्ट, फिर उसके बाद 3000 मीटर तक अलग टाइप का फॉरेस्ट। तो ये आपका एक काइंड ऑफ स्टाइप क्रिएट हो जाता है फॉरेस्ट का, अलग अलग सक्सेसिव लेयर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको कौन से रीजन में देखने को मिलेंगे? कोस्टल रीजन में देखने को मिलेंगे। तो ये पेड़ के भी हम फीचर्स जानेंगे। तो ये क्योंकि आपके इनके जो रूट्स होते हैं सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, तो ये आपके खारे पानी में भी उग जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, राइट, दैट्स वाई दे फाउंड नियर द कोस्ट। तो वापस से एक बार देख लो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये ज्यादातर कहाँ पे मिलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे, जहाँ पे बारिश सालों साल होती है। फिर आपके ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपके काइंड ऑफ सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके साल में एक बार आपके पत्तों को शेड कर देते हैं। फिर आपके आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, ये आपके एरिड रीजन में मिलते हैं। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आपके थार राजस्थान में, ठीक है। फिर आता है आपके माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट आपके माउंटेनियस रीजन में मिलते हैं, ठीक है, माउंटेन्स पे। फिर आता है आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये आपके कोस्ट पे मिलते हैं। तो ऐसे करके आपको रिलेट करना है, बार बार एक्टिव रिकॉल करना है। फिर देखो आगे, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, पहले मैप देख लो आप, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एक गिवन मैप है। तो ये मैप बहुत अच्छे से डिपिक्शन दे रखा है, आपको ये मैप पता होना चाहिए। तो आप खुद से भी ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप अपने से ड्रॉ कर पाओ ये मैप। तो देखो, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये वेस्टर्न घाट्स में मिल रहा है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिल रहा है। इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि वेस्टर्न घाट पे आपके साउथ वेस्ट मानसून आता है, और एक जो साउथ वेस्ट मानसून का ब्रांच है वो नॉर्थ ईस्ट में एंटर करता है, राइट। उसके बाद कुछ तमिलनाडु के कोस्ट पे भी आपको देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ से आपके रिट्रीटिंग मानसून आता है। फिर देखो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, तो मेजर पार्ट ऑफ इंडिया किससे कवर है? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट से कवर है, राइट। तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। फिर आता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। तो देखो, ये जो माउंटेनियस रीजन है, हिमालयन रीजन यहाँ पे, और ये पूर्वांचल हिल्स, ये भी हिमालय का ही एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। फिर देखो मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट मैंने कहाँ पे बताया? कोस्ट में। तो ये देखो, ये जो कोस्टल रीजन है और ये जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, ये आपके कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये रेगिस्तान वाला एरिया, ठीक है, एरिड और सेमी एरिड। और उसके बाद ये वाला रीजन जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, तो ये भी सेमी एरिड कंसिडर किया जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस से देख लेना और कोशिश करना खुद से बनाने का, तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और मेंस में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। फिर देखो आगे,
अब एक एक करके जो भी हमने वेजिटेशन पढ़ा उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, तो इनके कुछ फीचर्स तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे जहां पे आपके सालों साल थ्रू आउट द ईयर बारिश हो रहा है, राइट। दूसरा चीज, ये सालों साल एवरग्रीन रहते हैं, ठीक है। तीसरा चीज, यहाँ पे जो आपके पेड़ पाए जाएंगे ना, ये आपके काफी हाइट पे पाए जाते हैं, जैसे 60 मीटर तक के हाइट तक। मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे स्क्रब्स है ना वो नहीं पाए जाएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स नहीं पाए जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, अगर मान के चलो कोई डेंस फॉरेस्ट है तो वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सनलाइट जो है वो तो यहीं पे ब्लॉक हो जा रही है। तो इन प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिल पाता है फॉर देयर नरिशमेंट या फिर फॉर देयर फ्लरिशमेंट, ठीक है। तो ये उग नहीं पाएंगे, तो दैट्स वाई ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो अमेजॉन फॉरेस्ट आप चले जाओ या फिर कोई भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट चल जाओ, तो वहाँ पे आपको छोटे प्लांट्स देखने को नहीं मिलते हैं, बिकॉज दे कांट सर्वाइव। और यहाँ पे जो बड़े प्लांट्स भी होते हैं ना, इनके बीच में कंपटीशन लगता है फॉर सनरेज। तो जो अपने हाइट पे पहुंचेगा, ठीक है, वही उसी को सनरेज मिल पाएगा, जो छोटा रह जाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तीसरा चीज ये ध्यान रखना कि ये जो पेड़ होते हैं ना, यहाँ पे आपके देखो, यहाँ पे आपको जो फौना है जो कि आपके ग्रासलैंड्स में रहते हैं वो तो यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं। तो ग्रासलैंड वाले फौना कौन होते हैं? टाइगर देख लो, लायन देख लो, तो ये सब आपके ग्रासलैंड्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे कार्निवोरस एनिमल है, ठीक है। कार्निवोरस एनिमल को क्या चाहिए? आपके हेर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं, ठीक है। अब हेर्बीवोरस एनिमल कहाँ पे रहेंगे? जहाँ पे आपके ग्रासलैंड होगा, जहाँ पे आपके न्यूट्रिशियस ग्रास प्रेजेंट रहेंगे, और न्यूट्रिशियस ग्रास तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है डेंस फॉरेस्ट में। इसीलिए जो आपको वहाँ पे फौना देखने को मिलेगा वो अलग टाइप का फौना देखने को मिलेगा। तो ऐसे भी लॉजिक लगाना आपको। जैसे मान को चलो बोल दिया डियर, तो डियर आपके कभी भी डेंस फॉरेस्ट में देखने को नहीं मिलता है। टाइगर लायन आपको कभी भी डेंस फॉरेस्ट में नहीं देखने को मिलते हैं, है ना। ये सब आपको ज्यादातर ग्रासलैंड वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, बिकॉज जो डियर है, क्योंकि वो ग्रासलैंड में मिल रहे हैं, और शेर का खाना क्या है? डियर है। तो इसीलिए जो शेर वगैरह भी मिलते हैं, एशियाटिक लायन ले लो आप, टाइगर ले लो, ये सब ज्यादातर आपके, मैं ज्यादातर बोल रहा हूँ, है ना, हर लायन हर टाइगर स्पीसीज नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मोस्टली जो आपके बिग कैट स्पीसीज होते हैं ये सब आपके ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, बेरिंग फ्यू एक्सेप्शन। फिर देखो लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। सो दे रिस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल एरिया, ये ऊपर हमने देख लिया। फिर इनकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये जिस एरिया में पाए जाते हैं, ये उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। और ड्राई सीजन तो बहुत ही कम है, ना के बराबर। फिर ट्रीज कैन रिच इंप्रेसिव हाइट्स ऑफन एक्सीडिंग 60 मीटर्स। और यहाँ पे आपको एक प्लांट टाइप देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं एपीफाइट्स, ठीक है। तो एपीफाइट्स उस टाइप के प्लांट होते हैं, मान के चलो ये प्लांट्स जो होते हैं ना, ये दूसरे प्लांट्स पे उगते हैं विदाउट टेकिंग देयर न्यूट्रिशन। तो एक होता है आपका पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या करते हैं? पैरासाइट तो आपके मान के चलो न्यूट्रिशन इनटेक कर लेते हैं दूसरे प्लांट का, लेकिन जो एपीफाइट्स होते हैं ना, ये दूसरे प्लांट पे उगते हैं फॉर देयर, दूसरे प्लांट को अपना सपोर्ट बनाते हैं, सपोर्टिंग ग्राउंड फॉर देयर ग्रोथ, लेकिन इनका न्यूट्रिशन ये इनटेक नहीं करते हैं। तो यही फर्क है आपके एपीफाइट्स और पैरासाइट में। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एपीफाइट्स का आपको एग्जांपल देखने का मिलता है, फंड मिलता है, ठीक है। तो एपीफाइट्स भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सब मैं कुछ टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको यही ऐसी रिलेट करके पढ़ना चीजें, तब जाके आप चीजें याद रख सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि कंटेंट पढ़ते जाओगे बिना समझे, बिना डेप्थ में जाए हुए, तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं है। और अब तो हम 9th क्लास में पहुंच गए, तो यहाँ पे आपको थोड़ी डेप्थ देखने को मिल रही होगी। फिर देखो, ड्यू टू वार्म एंड वेट कंडीशन ईयर राउंड, दे बोस्ट लग्जूरियंट मल्टी-लेयर्ड वेजिटेशन इंक्लूडिंग ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स। फिर देखो, अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एज देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। तो क्योंकि ये सारे पेड़ शेड नहीं करते अपना लीफ, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी ही नहीं है, तो दैट्स वाई दे अपीयर लश ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। फिर यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज मिलते हैं। तो ये ट्रीज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल तो 3-4 तो आपको रटा हुआ होता है हमेशा, रोजवुड, मेहागोनी, इबोनी, रबर और शिंचोना। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, बट शिंचोना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मे बी इसको दूसरे तरीके से प्रोनाउंस किया जाए, तो आपको नाम पता होने से मतलब है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्री का नाम याद कर लेना एज एन एग्जाम्पल। फिर देखो वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ में आपको कौन कौन से देखने को मिल रहा है? देखो, एलिफेंट देखने को मिल रहा है, मंकी देखने को मिल रहा है, लेमुर देखने को मिल रहा है, डियर देखने को मिल रहा है। डियर बहुत कम देखने को मिलता है हालांकि, ठीक है। तो यहाँ पे भले डियर मेंशन है, लेकिन डियर कम देखने को मिलते हैं। फिर आपके वन हॉर्न राइनोसेरस भी आपको स्पेसिफिकली फाउंड इन जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, राइट। फिर डाइवर्स अदर क्रिएचर्स सच एज बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स ऑल्सो इनहेबिट दीज डेंस जंगल्स, ठीक है। तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, स्कॉर्पियंस होते हैं, स्नेल्स होते हैं, ये सारे इस जंगल में, डेंस जंगल में रहते हैं। इवन जो स्नेक्स रहते हैं वो भी इस टाइप के फॉरेस्ट में रहते हैं। तो जो भी आपके एनिमल्स या स्पीसीज जो आपके पेड़ पे रह सकते हैं, वो सारे आपके डेंस फॉरेस्ट में देखने को मिल जाते हैं, राइट। फिर देखो आपका ये लेयर दे रखा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन।
तो ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट में आपका फॉरेस्ट फ्लोर हो गया, ये अंडर स्टोरी हो गया, ये कैनोपी कवर हो गया और ये इमर्जेंट लेयर हो गया। ठीक है, फिर देखो आगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आपका कैसा होता है, ये आपके काइंड ऑफ सब ट्रॉपिकल और सेमी एरिड एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। सो ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। तो ये हम ऊपर देख के आ रहे थे कि जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बीच के फॉरेस्ट है, मतलब ये बहुत सूखे वाले एरिया में भी नहीं रहते हैं और ऐसे वाले एरिया में भी नहीं रहते हैं जहाँ पे सालों साल बारिश होता है। तो ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होता है एक पर्टिकुलर सीजन में, और एक पर्टिकुलर सीजन में काइंड ऑफ ड्राई सीजन होता है। तो दैट्स वाई उस सीजन में ये क्या करते हैं, अपने लीव को शेड कर देते हैं ताकि वाटर का लॉस ज़्यादा ना हो पाए। और आपको पता ही है वाटर क्यों चाहिए प्लांट्स को, क्योंकि उससे वो फूड बनाते हैं, और वो फूड बनाते हैं तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। फिर देखो मॉइस्ट, अब इसमें ही दो टाइप के फर्दर सब कैटेगराइजेशन होता है, एक होता है आपका मॉइस्ट डिसीडियस, एक होता है आपका ड्राई डिसीडियस। तो नाम से पता लग रहा है मॉइस्ट डिसीडियस हम किसको बोल रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक पानी मिल रहा है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में आपके रेनफॉल हो रहा है। और ड्राई डिसीडियस किसको बोलेंगे, जहाँ पे आपके 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच पानी बारिश हो रहा है। ठीक, तो इसमें भी दो कैटेगरी हो जाता है। ड्राई डिसीडियस वाला एरिया जो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। और जो आपके मोस्ट डिसीडियस आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाएगा। हालांकि वेस्टर्न घाट्स में आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी देखने को मिलता है। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन ही सिर्फ वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि नेचर का कोई बाउंड्री नहीं होता है। ये भी हमने पढ़ रखा है पिछले क्लासेस में कि नेचर का कोई बाउंड्री नहीं होता है। कब आपका फॉरेस्ट ट्रांजिशन आ जाएगा, कब आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन से ट्रॉपिकल डिसीडियस चेंज हो जाएगा, ये आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है कि इस पर्टिकुलर रीजन में सिर्फ यही टाइप का पाया जाएगा। एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलता है नेचर में, लेकिन हम जनरलाइज करने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए हम एक जनरल बता देते हैं कि वेस्टर्न घाट में आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलता है, और सेंट्रल इंडिया में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपके कौन सा मिलता है, आपके ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फिर देखो इसमें जो पाए जाने वाले पेड़ हैं उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, सैंडलवुड और बैम्बू। तो बैम्बू याद रखना, बम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन और मलबेरी। 3-4 बार देखोगे तो आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा। हालांकि इसमें 3-4 भी आप याद रखोगे तो काम हो जाएगा आपका। और कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हो जाते हैं आपके, बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टॉर्टोइजेस। ठीक है, फिर देखो थॉर्न फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। तो थॉर्न फॉरेस्ट कौन से होते हैं, मैंने बता दिया था आपको, डेजर्ट एरिया में जो पाए जाते हैं। तो हालांकि ये थॉर्न फॉरेस्ट का इमेज ये था, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे थोड़ा इमेज मिसप्लेस हो गया है, आप इसको ये कर लेना। तो ये देखो ये है आपके थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ पे कांटे कांटे वाले प्लांट मिलते हैं, और इसका रीजन मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी बता दिया। सो द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन द रीजन विथ लेस देन 70 सेंटीमीटर, द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। This type of vegetation is found in the northwestern part of the country, including semi-arid area of Gujarat, Rajasthan, MP, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। इसमें मेन प्लांट स्पीसीज कौन कौन से हैं, Acacias, palms, euphorbias एंड cacti. So these are scattered with long roots penetrating deep. अब देखो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना वो ये याद रखना है, यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट मिलता है या फिर जो स्क्रब्स मिलते हैं उनकी फीचर्स क्या है। तो उनकी फीचर्स आप डायरेक्ट इस डायग्राम से याद रख सकते हो। एक तो थॉर्नी स्ट्रक्चर रहता है, मतलब निडल लाइक लीफ स्ट्रक्चर रहता है। फिर आपके स्मॉल लीव्स रहते हैं, डीप रूट्स रहते हैं। डीप रूट्स क्यों रहते हैं, क्योंकि पानी आपको पता है वाटर वहाँ पे कम अवेलेबल है, तो ग्राउंड वाटर भी जो होता है ना काफी डेप्थ में होता है, तो इसलिए जो वहाँ पे प्लांट, वैसे प्लांट ही सर्वाइव कर पाएंगे जिनके डीप रूट्स होंगे, राइट। और उसके बाद जो स्टेम्स होते हैं वो भी थिक रहते हैं, तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो इनको हम किस टाइप का प्लांट के कैटेगरी में डालते हैं, ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स, तो ज़ेरो वर्ड कहीं भी आ गया एज अ प्रीफिक्स तो उसको आप समझ सकते हो एरिड रीजन की बात हो रही है। तो जो एरिड रीजन में जो पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, ज़ेरोफाइट्स। ऊपर हमने क्या देखा था, एपीफाइट्स। तो ये सब चीज़ें आपको रिलेट रखना है, नोट करके लिख लेना। फिर देखो आपके माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट में आपका कौन सा होता है, ये यहाँ पे आपको ज़्यादातर कॉनिफरस ट्री देखने को मिलता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको सक्सेसिव लेयर भी देखने को मिलेगा। तो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक आपके, जैसे मान के चलो 1000 से आपके 2000 मीटर तक आपको कौन सा पेड़ देखने को मिलते हैं, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, जिसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं आपके कॉनिफरस ट्रीज, ठीक। सो इन माउंटेनियस एरियाज दे डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन नेचुरल वेजिटेशन। सो पहले 2000 मीटर तक आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, लाइक ओक ट्री, चेस्टनट ट्री, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और हाइट पे जाते हो तो आपको कॉनिफरस ट्री देखने को मिलते हैं, लाइक पाइन, देवदार। तो आप जैसे कश्मीर वाले रीजन में जाते हो तो वहाँ पे पाइन, देवदार और सिल्वर फिर, स्प्रूस, सीडार, ये सब ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। फिर और ऊपर जाओगे तो क्योंकि आपकी टेम्परेचर कम हो रही है
तो आपके टाइप ऑफ जो आपके वेजिटेशन है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो 3600 मीटर से ऊपर आपको सिल्वर फिर देखने को मिलते हैं, जूनिपर्स देखने को मिलते हैं, पाइन्स, बर्चेस, ये सब देखने को मिलते हैं। फिर और ऊपर जाओगे आप 6000 एल्टीट्यूड तक जाओगे तो आपको मॉसेस और लिचेंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मॉसेस और लिचेंस। तो मॉसेस और लिचेंस आपके क्या होते हैं, दे आर पायोनियर स्पीसीज। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपके इकोसिस्टम डेवलप होता है तो सबसे पहले यही आते हैं, पायोनियर स्पीसीज। ठीक, और ये आपके क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं। ठीक है, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। तो इंडिकेटर स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो कि आपके क्लाइमेट के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा भी अगर आपका क्लाइमेट चेंज होता है या पॉल्यूशन बढ़ता है तो आपका जो ये लिचेंस और मॉसेस है इनका कलर चेंज होने लगता है और इनका डेथ होने लगता है। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है। तो इसीलिए आप बोल रहे हैं। अब इंडिकेटर का काम क्या होता है, आपको डायरेक्शन देता है। ठीक, तो ये लिचेंस और मॉसेस हैं, ये आपके डायरेक्शन का ही काम करते हैं, ये इकोसिस्टम का हेल्थ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इनको आप कह सकते हो काइंड ऑफ कि दे आर इंडिकेटर स्पीसीज बिकॉज दे इंडिकेट द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो ये सब जो मैं छोटे छोटे टर्म्स बता रहा हूँ ना, आपको एकदम ध्यान रखना, माइंड में फिट कर लेना है। फिर देखो कॉमन एनिमल्स यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो ये सब आप देखते होगे। स्नो लेपर्ड जो हो गए, इनकी जो आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल होती है। तो अभी पूरा इन्वायरमेंट में नहीं जा रहा हूँ, बस अभी आपको इतना ही याद रखना है। फिर देखो आगे थॉर्न फॉरेस्ट एडेप्टेशन। तो देखो मान के चलो कोई भी फ्लोरा हो, फौना हो या इवन ह्यूमन बींग हो, ये जैसे कंडीशन में रहते हैं उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। राइट, तो आप जैसे देखते होगे कि आपके जो एरिड रीजन में, जो आपके डेजर्ट वाले एरिया में, वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं उन्होंने अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग डेवलप कर लिया है। राइट, वैसे ही वहाँ पे जो ह्यूमंस रह रहे हैं वो भी अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं। तो बस वही दे रखा है कि प्लांट्स हैव डेवलप्ड थॉर्न्स, small leaves and deep roots to survive in arid condition with minimal rainfall. फिर आता है आपका mountain forest transition. So as altitude increases, vegetation changes from broad-leaf trees to conifers to alpine grassland. ठीक है, तो ऐसे चेंज होता है आपका। सबसे पहले आपके वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है, फिर आपके कॉनिफरस ट्री देखने को मिलता है, फिर आपके अल्पाइन ग्रासलैंड देखने को मिल जाता है। फिर आता है आपका थर्ड अल्पाइन जोन नियर द स्नो लाइन, मतलब जहाँ से आपका बर्फ देखना शुरू हो जाएगा पहाड़ों पे। सो उनको हम बोल रहे हैं अल्पाइन जोन। सो वेजिटेशन बिकम्स स्टंटेड, मतलब वेजिटेशन आपकी कम होने लगती है। स्टंटेड मतलब क्या होता है, छोटी हाइट का। ठीक है, एंड इवेंचुअली गिव्स वे टू मॉसेस एंड लीचेस इन टुंड्रा रीजन्स, और उन रीजन्स को हम क्या बोल रहे हैं, टुंड्रा रीजन्स बोल रहे हैं। तो ये सब जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर देखो मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट का मैंने क्या स्पेशलिटी बताया कि ये आपके कोस्ट वाले कोस्टल रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं ना, मतलब दे आर सॉल्ट रेजिस्टेंट ट्रीज। तो हर ट्रीज आपके कोस्टल रीजन में नहीं उगाए जा सकते है ना, क्योंकि उनका डेथ हो जाएगा। तो ये जो मैनग्रोव ट्रीज है, इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि ये सॉल्टी रीजन में या फिर ब्रैकिश वाटर जहाँ पे पाए जाते हैं या फिर कोस्टल रीजन में ये आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। तो क्या ऐसा रीजन है जो कि ये सर्वाइव कर पाते हैं, तो मैं कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सबसे पहला होता है आपका दे आर विविपेरस। ठीक है, तो विविपैरिटी हम किसको बोलते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो इनके रूट्स होते हैं ना, ये हवा में होते हैं, मतलब ये आपके पानी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, देखो ये जैसे स्वैम्पी एरिया है, राइट, तो इसमें जो फॉरेस्ट हैं ये सारे मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, तो इनके जो रूट्स हैं ना आपको पानी से ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ये डायरेक्ट क्या होता है कि डायरेक्ट इनके सीड आपके पानी में नहीं गिरते हैं, इनके सीड सबसे पहले इनके रूट्स पे गिरते हैं, फिर वहाँ पे कुछ दिन आपके ग्रोथ होता है उनका, फिर ये उसको पानी में डालते हैं ताकि वो जो सीड जब प्लांट का रूप ले लिया तो वो अपने आप को अडेप्ट कर पाए, टॉलरेट कर पाए वाटर की सैलिनिटी लेवल को। समझ आ रहा है चीज़ें। देखो मान के चलो ये पेड़ है, ठीक है, ये मैनग्रोव ट्री है, इनके रूट्स ऐसे होंगे पानी से बाहर। ठीक है, तो ये जो अपने सीड्स होते हैं डायरेक्ट पानी में ना गिरा के इनके रूट्स पे गिरते हैं, फिर इनके रूट्स पे ही उनका ग्रोथ होता है। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ये पानी में गिरते हैं ताकि ये पानी के सैलिनिटी लेवल को टॉलरेट कर पाए और वापस से अपने ट्रीज का शेप ले ले। समझ आ रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं विविपेरस। फिर आपका होता है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स मतलब कि इनके जो रूट्स है ये वर्टिकल है, ठीक है, और अबव द वाटर है, तो इस टाइप के रूट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स, मतलब ये सॉल्ट को ही फिल्टर करते हैं और सॉल्ट को टॉलरेट भी कर लेते हैं। तो ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देन विविपैरिसीड्स, वही मैं जो बता रहा था फीचर कि सीड आपके पानी में ना गिर के आपके रूट पे ही गिरते हैं, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये प्लांट आपके सर्वाइव कर पाते हैं सलाइन रीजन में, ठीक है।
सो द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, और इनका बहुत सारा इकोसिस्टम में बेनिफिट भी है, ठीक है। तो इकोसिस्टम सर्विस मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है। इकोसिस्टम सर्विसेज में आपके किन किन टाइप के सर्विस आते हैं, जैसे आपका प्रोविजनिंग सर्विस आता है, ठीक है, उसके बाद आपका रेगुलेटिंग सर्विस आता है, उसके बाद आपका रिक्रिएशनल सर्विस आता है, ठीक है, और उसके बाद आपका कौन सा सर्विस आता है, उसके बाद आता है आपका सपोर्टिंग सर्विस। सो प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग सर्विस, ये 4 टाइप के सर्विसेज होते हैं। तो वैसे ही मैनग्रोव भी ना बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे एक कॉमन जो टिम्बर तो प्रोवाइड करता ही है वहाँ के लोकल पॉपुलेशंस के लिए, ठीक। फिर इसके बाद ये आपके सॉल्ट को भी फिल्टर करता है, जो आपके कोस्टल वाटर्स होते हैं उनको भी ये फिल्टर करता है, ठीक है, और सलाइन वाटर को ये पीने लायक बनाता है। तो इसीलिए जो वहाँ पे जो आपके मान के चलो वहाँ पे कुछ फौनाज है, कुछ स्पीसीज है, वो सर्वाइव कर पाते हैं, उस सैलिनिटी को झेल पाते हैं। फिर आपका ये कोस्टल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है, मतलब जो आपके कोस्ट आते हैं, बड़े बड़े टाइड्स आते हैं, उनको ये प्रिवेंट करते हैं। तो पेड़ का रोल बहुत सारा होता है ना। अगर मान चलो ये मैनग्रोव हटा दिया जाए कोस्टल रीजन से, तो आपके आए दिन फ्लड आते रहेंगे और जो कोस्टल सिटीज है उनमें बहुत सारा डिवास्टेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट कंट्रोल कर ही रहे हैं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर ही रहे हैं ये। तो बाकी जो ट्रीज के कॉमन फीचर आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन जो इनके कुछ यूनिक फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिया है ना। कभी भी आपका मैनग्रोव का जिक्र हो तो आपको न्यूमैटोफोरिक रूट्स आपको याद आना चाहिए, विविपेरस सीड याद आना चाहिए, ठीक है। सो मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। डेंस मैनग्रोव आर द कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। The deltas of the Ganga and the Mahanadi, Krishna, Godavari and the Kaveri are covered by such vegetation। तो ये सारे जो बेसिन्स है, सारे जो ये डेल्टा एरिया है, ये आपके किससे कवर्ड है, आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट से कवर है। सो इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, पाम, कोकोनट, केवरा, अगर एक्सेट्रा ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ डेल्टा। तो देखो जो सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, उसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा है, बिकॉज वहां पे सुंदरी ट्रीज मिलती हैं, और ये सुंदरी ट्रीज किसके एग्जाम्पल है, मैनग्रोव ट्रीज के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है सुंदरबन डेल्टा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए वहां पे जो रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है ना, ये भी अपने आप को उस जगह के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लिए हैं। मतलब वैसे तो आपके टाइगर कोस्टल रीजन में या फिर सॉल्टी जहाँ पे आपका मार्शी एरिया वहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर दे अडेप्टेड देमसेल्व्स टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। मतलब वो वहाँ पे खारा पानी पी के रह सकते हैं, उनको स्विमिंग आ गया है ना। तो नेचर अपने आप को अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेता है जो भी सिचुएशन हो। फिर देखो रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर आल्सो फाउंड इन फॉरेस्ट। फिर आपका कुछ क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन इफ प्लांट एंड एनिमल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो आप खुद सोच के देखो कि क्या होगा अगर प्लांट एंड एनिमल को हटा दिया जाए अर्थ सर्फेस से। तो कैन द ह्यूमन बीइंग सर्वाइव अंडर सच अ सिचुएशन, क्या ह्यूमन बीइंग रह पाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर नो है। और लेकिन हमें सिर्फ नो नहीं बताना है, आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके इसके डिफरेंट एस्पेक्ट सोचना है कि क्या रोल प्ले करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। देन व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी एंड व्हाई शुड इट बी कंजर्व्ड। तो इसको आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है और आंसर लिखना है। तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ लिया 6 to 9 का कंटेंट, तो उससे आप आराम से इस आंसर को लिख सकते हो। तो थोड़ा सा रिकॉल करो, थोड़ा सा रिवाइज करो, आप आराम से इसको आंसर कर लोगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। फिर देखो आगे, मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि इंडिया एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ पे ना प्लांट से मेडिसिन बनाने की टेक्निक डेवलप हो चुकी थी, जिनको हम आयुर्वेदा भी बोलते थे, राइट। इवन आज भी जो आप ट्राइब्स देखते हो तो उनको ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो उनके लिए थोड़ी ना वो बड़े बड़े मेडिसिन या फिर महंगे महंगे मेडिसिन यूज करते हैं। उनके पास वो ट्रेडिशनल मेथड है, वो प्लांट से ही मेडिसिनल जो प्लांट्स आपके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कंसिस्ट करते हैं, उन्हीं प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट करके उससे अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, राइट। तो वो सारे नॉलेज हमारा कैरी ऑन हुआ है, ठीक है। ये हमारी लेगेसी है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो सिस्टम है आयुर्वेदा है, ये हमारी लेगेसी रही है हमारे इंडियन कल्चर की। तो वहीं से हमें ये नॉलेज मिला है कि कई सारे प्लांट्स में आपके औषधीय गुण होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिनको हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, राइट। सो इंडिया इज नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। Some 2000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use। तो 2000 से ज्यादा प्लांट्स को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें से 500 से ज्यादा तो आपके रेगुलर यूज में आते हैं। इवन आज के डेट में तो पूरे वर्ल्ड यूज कर रहा है। सो द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट हैज नेम्ड 352 मेडिसिनल प्लांट, ऑफ विच 52 आर क्रिटिकली थ्रेटेंड एंड 49 इंडेंजर्ड। तो जो आपका वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट है, इन्होंने 352 में से 52 को क्रिटिकली थ्रेटेंड बताया और 49 को इंडेंजर्ड बताया। मतलब अब ये धीरे धीरे प्लांट्स कम होते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, ठीक। तो आप देख लो कौन कौन से प्लांट्स अपने आपके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कंसिस्ट करती है, और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं।
तो सबसे पहले सर्पगंधा, ठीक है। तो ये सर्पगंधा का यूसेज क्या होता है, यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, राइट, सो इट इज एंडेमिक टू इंडिया। फिर जामुन जो हम देखते हैं, जामुन खाते भी हैं, है ना। सो द जूस फ्रॉम राइप फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर विच इज कार्मिनेटिव एंड डायूरेटिक एंड हैज डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज। तो जामुन का अगर जूस पीते हो आप तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इवन जब आप जामुन के बीज को सुखा के खाते हो ना, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। उसको सुखा के और पाउडर उसका बना के खाओगे तो डायबिटिक पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है। सो द पाउडर ऑफ सीड इज यूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज, तो ये देख पा रहे हो आप, है ना। देन अर्जुन ट्री जो होता है, तो द फ्रेश जूस ऑफ लिव्स इज ए क्योर फॉर ईयर एक, तो जो आपके कान में दर्द होती है तो अर्जुन ट्री का अगर आप जूस पीते हो, ठीक है, इसके पत्तों से जूस एक्सट्रैक्ट करके, तो आपके कान का दर्द चला जाता है। सो इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। फिर जो तुलसी लीव्स होती है, तो कोविड के टाइम में तुलसी लीव्स का काफ़ी यूज़ हुआ, ठीक है। तो तुलसी लीव आपके कफ और कोल्ड को क्योर करने में हेल्प करती है। फिर नीम का पत्ता, आपको पता ही है कि जब चिकन पॉक्स वगैरह हो जाता है या स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो उस टाइम पे नीम से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो नीम आपके काइंड ऑफ आपके इंसेक्ट प्रिपेलेंट भी होते हैं, प्रोपेलेंट भी होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल करते हैं। सो दे हैज़ हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। फिर आपका बबूल का ट्री हो गया, तो बबूल का ट्री आपका जैसे जो पेस्ट बनते हैं इंडिया में, है ना, तो उन पेस्ट में भी यूज किया जाता है। सो लीव्स आर यूज्ड एज अ क्योर फॉर आई सोर्स, इट्स गम इज यूज्ड एज अ टोनिक। फिर देखो, कचनार इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट यूज टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर्स। तो अल्सर और अस्थमा को क्योर करने के लिए कचनार का आप देखते हो प्लांट यूज करते हो। द बर्ड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। तो समझ पा रहे हो कि यहाँ तो बस 3-4-5 ही का दे रखा है एग्जाम्पल, ऐसे आपके हजारों हैं, ठीक है, जिसका हम यूज अभी नहीं कर पा रहे हैं। 500 ही रेगुलर यूज में, बाकी सब अभी रेगुलर यूज में नहीं है। फिर देखो आगे, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ, अब थोड़ा सा ये डेटा जो दे रखा है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के लिए, तो डेटा आप चाहो तो यहीं पे याद कर सकते हो। तो सबसे पहले इंडिया इज होम टू अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज, यहाँ ऊपर देख के आ रहे हैं। प्लांट स्पीसीज कितने थे, अराउंड 37,000। तो ये सब डेटा याद रखना आपको। सो अ रिमार्केबल 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, तो उसमें से 2,000 आपके स्पीसीज बर्ड्स के हैं, जो कि 13% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन बर्ड कंसिस्ट करते हैं। फिर आपके 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश हैं, अकाउंटिंग फॉर नियरली 12% ऑफ ग्लोबल फिश स्टॉक। और फिर शेयरिंग बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये समझ पा रहे हो, इससे ये क्या शो कर रहा है, इंडिया की स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर देखो, एलिफेंट हो गया, वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, टाइगर्स एंड लायंस हो गया और वाइल्डलाइफ एंड कैमल्स हो गए। सो एलिफेंट जो है, दे आर मोस्ट मैजेस्टिक मैमल्स फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। फिर वन हॉर्न राइनोसोरस आपको कहाँ पे मिलते हैं, असम वाले रीजन में मिलते हैं, काजीरंगा फॉरेस्ट पे, ठीक है, जो कि आपकी यूनेस्को का मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। सो इट लिव्स इन स्वैम्पी एंड मैरिशी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। ये आपके कहाँ पे मिलते हैं, काजीरंगा फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। सो दे लिव्स इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। फिर देखो, वाइल्ड एस एंड कैमल, ये आपके कहाँ पे मिलेंगे, ये आपके ज़्यादातर रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में, ठीक है, सेमी एरिड और एरिड रीजन में मिलते हैं। फिर टाइगर्स एंड लायंस, दे आर द ओनली कंट्री विथ बोथ, मतलब इंडिया इकलौता कंट्री है जहाँ पे टाइगर और लायन दोनों की स्पीसीज मिलती है, ठीक है। सो लायंस आपके कहाँ पे मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात साइड में है, और टाइगर्स आपके कहाँ पे मिलते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपके लद्दाख में भी हैं, ठीक है, और भी जगह पे मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं, सुंदरबंस एंड हिमालयन रीजन, ठीक है। फिर देखो, इंडियन बाइसन नीलगाय जिसको हम बोलते हैं, इंडियन बाइसन, ठीक है। फिर नीलगाय हो गया, चौसिंगा हो गया, गैजल हो गया, एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर और सम अदर एनिमल फाउंड इन इंडिया। तो ये सब टाइप ऑफ स्पीसीज आपके इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया में मंकी के स्पीसीज बहुत ज़्यादा है। तो ये सब आपको बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जानना है। और ये सबको कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन किस एक्ट के द्वारा दिया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। तो देखो, ये सब जो एक्ट है ना, ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट के सेक्शन में। तो अभी बस आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर एनिमल से के कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आ रहा है तो किस एक्ट के तहत बनता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे वो आपका प्रोजेक्ट चीता हो, चाहे वो प्रोजेक्ट आपका टाइगर हो, ये सब आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही इंप्लीमेंट किए गए हैं। देन लेपर्ड्स टू आर मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली, दे आर इंपॉर्टेंट एमंग एनिमल्स ऑफ प्रे। फिर देखो, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व आपके कौन से होते हैं, जहाँ पे आपके एंडेमिक पॉपुलेशन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, ये यूनिक स्पीसीज को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, और इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आपके सबसे बड़े होते हैं, इनसे छोटे फिर आपके नेशनल पार्क हो जाते हैं, फिर इनसे छोटे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो जाते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व में आपके 3 एरिया होते हैं, एक होता है आपका कोर जोन, ठीक है, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। फिर आपका होता है बफर जोन, ठीक है,
जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती है, और उसके बाद होता है आपका ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन आपके नॉर्मल एरिया जैसे ही होता है, लेकिन यहाँ से बस बता दिया जाता है कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व शुरू होने वाला है, ठीक है। तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ से रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है। तो कोर जोन में तो सारी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड है अंटिल अनलेस गवर्नमेंट किस चीज़ का परमिशन ना दे, राइट। अब इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो टोटल कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन अगर हम ग्लोबल बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क की बात करें, जिनको हम मैप प्रोग्राम के अंदर डालते हैं, मेंस एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें इंडिया का 12 बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए, याद कर लो। तो 18 कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, मैं लोकेशन बताते जाऊंगा, आप इमेजिन करते जाना। तो सबसे पहले आपका सुंदरबन हो गया, ये कहाँ पे, आपके वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। फिर नंदा देवी आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, उत्तराखंड वाले रीजन में। देन गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, तमिलनाडु वाले रीजन में। नीलगिरी आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट। फिर नौकरेक आपके मेघालय में, ठीक है। ग्रेट निकोबार आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में। सिमलीपाल आपके ओडिशा में। पचमरी अचरनामर अमरकंटक आपके कहाँ पे, ये आपके एमपी में। फिर अगस्त्यामलाई आपके कहाँ पे, ये आपके केरला वाले रीजन में। फिर कांचनजंगा कहाँ पे, आपके सिक्किम में, ठीक है। फिर पन्ना आपके कहाँ पे, एमपी में। तो एमपी में 3 आपको देखने को मिल गया, एक आपका पचमरी, अचानक अमरकंटक और पन्ना। तो ये आपके कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये 12 आपके वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में इंक्लूडेड है, मैप में, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया का टोटल बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाए तो ये 12 तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा 6 जो हैं वो आपके हैं दिहांग दिबांग, मानस, दिब्रू सैखोवा, शेषाचलम, रन ऑफ कच्छ एंड कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। लेकिन ये जो 6 हैं ये आपके मैप में इंक्लूडेड नहीं है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूडेड नहीं है। तो डायरेक्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे बनता है। तो देखो, ये 12 आपसे याद होना हो, ये 6 आपको याद होना चाहिए जो नेगेटिव लिस्ट है, राइट। तो ये याद करना आपके लिए आसान होगा। तो दिहांग दिबांग, मानस, दिब्रू सैखोवा, ये तीनों नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पाए जाते हैं। दिहांग दिबांग और दिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग आपके अरुणाचल प्रदेश में, मानस दिब्रू सैखोवा आपके असम में, ठीक है। उसके बाद शेषाचलम आपके आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे आपके रेड सैंडर्स मिलते हैं, आंध्र प्रदेश। उसके बाद रन ऑफ कच्छ आपके गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट आपके कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। तो ये सारे 6 जो लिस्ट हैं ये आपके मैप प्रोग्राम के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। तो इंडिया में कितना टोटल बायोस्फीयर रिजर्व, 18। वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में कौन कौन कितने आते हैं, आपके 12, ठीक है। 6 कौन से नहीं आते हैं, दिहांग दिबांग, मानस, दिब्रू सैखोवा, तीनों नॉर्थ ईस्ट वाले। फिर शेषाचलम आपके एपी साउथ में, रन ऑफ कच्छ आपके वेस्ट में, कोल्ड डेजर्ट आपके नॉर्थ में। तो ये 6 आपके मैप में नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी जो 12 आते हैं मैप में वो हो गए सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पचमरी, अचानककर, अमरकंटक, अगस्त्यामलाई, कांचनजंगा एंड पन्ना रिजर्व। तो ये सब आपको एकदम याद होना चाहिए। तो ये आप कोशिश करना मैप पे लोकेशन मार्क करके याद करो, तो आप ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर पाते हो। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो देखो, यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है इन्वायरमेंट का, जो कि मैंने 2025 प्रीलिम्स के लिए मैराथन वीडियो कराया था, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको इन्वायरमेंट के टॉपिक पे कमांड हासिल करना है तो आप जाके वो वीडियो रेफर कर सकते हो। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखोगे इन्वायरमेंट मैराथन वीडियो सिविल सर्विसेज विथ नीलेश, या फिर मेरा नाम आगे लिख दोगे तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। अराउंड आपके 10 घंटे का है, लेकिन ये है कि आपका पूरा इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली रिवीजन हो जाएगा। तो उससे अच्छा सोर्स आपको नहीं मिलेगा पूरे इन्वायरमेंट को इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में रिवीजन करने के लिए, ठीक। तो आपसे ये याद रखना, ये आपके प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया। तो आप समझ आ रहा है एनसीईआरटी का रेलेवेंस, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी। तो अगर एनसीईआरटी पे आपने कमांड बना लिया ना तो आपके लिए यूपीएससी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, डुएबल हो जाएगा। फिर देखो आगे, हिमालयन एंड एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ। तो हिमालयन वाइल्ड लाइफ में आपके कौन कौन से आते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, याक, तिब्बतन, भरा, वाइल्ड शिप, क्यांग, इबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रेयर रेड पांडा। फिर आप एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ में देखो, इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ना जो 3 टाइप के आपके क्रोकोडाइल के स्पीसीज होते हैं, जैसे कि घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और आपका मगर, ठीक है। ये तीनों इंडिया में पाए जाते हैं। तो जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो आपको ओडिशा में देखने को मिलेंगे, भितरकनिका नेशनल पार्क में, राइट। उसके बाद आपको मगर भी देखने को मिलते हैं। और जो फ्रेश वाटर जो होते हैं वो आपके घड़ियाल होते हैं, ठीक है। घड़ियाल फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं, इनको ह्यूमन फ्लैश पसंद नहीं होता है। तो ऐसे करके कई सारे फीचर्स हैं, और इन तीनों में जो एक ही घड़ियाल जो स्पीसीज है यही सिर्फ आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। बाकी आपके जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और जो आपके मगर हैं ये दोनों आपके वल्नरेबल और नियर थ्रेटेड में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जब हम इन्वायरमेंट करते हैं तो इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो जो घड़ियाल की स्पीसीज आप पाते हो मेजरली कहाँ पे, चंबल वैली, ठीक है, चंबल वैली में, जिसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी भी बोलते हैं। देन द घड़ियाल इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड
टुडे। फिर देखो बर्ड लाइफ। अब बर्ड लाइफ में, बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। आपको पता ही है कि बर्ड की कई सारी स्पीसीज है, हमने ऊपर भी देख के आया। सो पीकॉक्स, फिजेंट्स, डक्स, पैराकिट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहैबिटिंग फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री। फिर देखो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स हम उनको बोलते हैं जो कि आपकी कंट्री चेंज करते हैं, ठीक है, सीजन बाई सीजन सीजनल माइग्रेशन ये करते हैं। और ऐसे करके बहुत सारे रूट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रूट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके साइबेरिया साइड से जो पंछी होते हैं वो उड़ के इंडिया में आते हैं। तो जैसे कुछ आपके केवलादेव में आएंगे उड़ के, कुछ आपके कुछ दूसरे वेटलैंड्स में उड़ के जाएंगी, राइट। तो ऐसे ही करके माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं ये इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन पर्टिकुलर सीजन, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, राइट। सो सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विथ माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर। बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन come from large numbers. The Run of Kutch is one such place where flamings with their brilliant pink plumage come in thousands of build nest mounts from the salty mud and raise their young ones, ठीक है। तो क्योंकि उनको वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता है जहाँ पे वहीं पे वो आते हैं। तो इंडिया में ऐसे कई सारे प्लेस हैं, रन ऑफ कच्छ हो गया, आपके केवलादेव नेशनल पार्क हो गया, आपके ओडिशा वाले साइड हो गया, आपके तमिलनाडु में कई सारे वेटलैंड्स हैं जहाँ पे आपके माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये देख सकते हो आप इमेज में, है ना। फिर देखो आगे, हाउ बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स ह्यूमन। अब यहाँ से आपके मेंस का पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है कि बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस को कैसे बेनिफिट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको रुक के एक्टिव रिकॉलिंग करना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये तो ठीक है, ये तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको मेंस में तो सोचना पड़ेगा। अब सोचो और अपने पॉइंट्स जनरेट करो और उसी को अपने नोट्स में इंक्लूड करो, क्योंकि जो आप सोचोगे ना वही आपको याद रहने वाला है एट द एंड, राइट। बाकी आप हेल्प ले सकते हो अगर अपने लैंग्वेज को इंप्रूव करना है। मान चलो कोई आपने बहुत जनरल सा पॉइंट सोचा, तो उसके लिए कुछ अच्छा कीवर्ड मिल रहा है डॉक्यूमेंट से या फिर किसी लेक्चर से, तो कीवर्ड्स को आप अलग से नोट में बना के लिख सकते हो। लेकिन जो पहला काम आपको करना होता है वो खुद करना होता है, एक्टिव रिकॉलिंग वाला काम, ठीक है। तो अपने से यहाँ पे 4 पॉइंट जनरेट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो इसको मैं अगर अभी ढक देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, मान के चलो इसको हमने ढक दिया, अब इधर ध्यान ही मत देना आप, राइट। अब आपको पॉइंट सोचने हैं, तो बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस को कैसे बेनिफिट करेगा। तो अब मैंने क्या बोला, आपको एक स्ट्रक्चर वे में सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे मुझे सोचना होगा, ठीक है। तो मान के चलो आपके दिमाग में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो याद करो मैंने आपको एक इकोसिस्टम सर्विस पढ़ाया था, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके 4 पॉइंट्स थे, कौन कौन से आपके सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम, वो सेम पॉइंट्स हम यहाँ पे भी तो इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इकोसिस्टम जो है वो बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। ये सब आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर मान के चलो आपके बायोडाइवर्सिटी में एकदम डायरेक्ट आपको पॉइंट जनरेट नहीं हो रहे, तो आप इकोसिस्टम से रिलेटेड पॉइंट सोच लो और उसको भी यहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और एट द एंड ना मेंस में आपको यही करना होता है, क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए यूनिक कंटेंट आप नहीं पढ़ सकते हो, आपको कहीं ना कहीं कंटेंट को मिक्स करना होता है जहां पे जो कंटेंट सूट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स ह्यूमन, तो मान चलो 2-3 पॉइंट तो आपको डायरेक्ट पॉइंट आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट रेगुलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके सस्टेनेंस ऑफ लाइफ हो गया, राइट। उसके बाद आप देखोगे इकोलॉजिकल बैलेंस हो गया। तो ये सब अगर मेरे पास कुछ कीवर्ड आ गया, अब मान के चलो मेरे पास पॉइंट जनरेट नहीं हो रहे, तो मैं याद करूंगा इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम सर्विसेज 4 टाइप के मैंने आपको बताया था, कौन कौन से, सपोर्टिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज एंड प्रोविजनिंग सर्विसेज, ठीक है। तो प्रोविजनिंग सर्विसेज में क्या कर रहे थे, फूड वगैरह जो प्रोवाइड करती है बायोडाइवर्सिटी, तो उसको प्रोविजनिंग सर्विसेज में हम रखते हैं। रेगुलेटिंग सर्विसेज में जो क्लाइमेट कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल ये सब देख रहे हैं, तो ये रेगुलेटिंग सर्विसेज हो गया, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिंग सर्विसेज में जो आपका ऑक्सीजन वगैरह क्रिएट करती है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट होता है, इसको हम सपोर्टिंग सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। उसका रिक्रिएशनल सर्विसेज में बायोडाइवर्सिटी आपके कई सारे कल्चरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो इस टाइप से आप चीज़ें रिलेट करके ना पॉइंटर्स जनरेट कर सकते हो, और मेंस में एट द एंड आपको यही काम करना है। तो मैं बस आपको यहाँ पे एक डेमो दे रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको सोचना है, कैसे इन सब चीज़ों को मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना। मतलब आपके लिए मेंस के लिए अलग से कंटेंट नहीं आएगा, इसी एनसीईआरटी में से कंटेंट निकल के आता है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं थोड़े से लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नरिशमेंट एंड मेडिसिन, राइट। तो इसको हम किस सर्विसेज में डाल सकते हैं, इसको हम डाल सकते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज में, राइट, प्रोविजनिंग सर्विसेज। So biodiversity provides an immense reserve of edible crops and a rich source of medicinal plants crucial for human health and sustenance. फिर आता है आपका एनिमल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो एनिमल्स आर वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल, ऑफरिंग एसेंशियल डेयरी, मीट, एग्स. They also provide drought power and transportation, aiding our daily lives and agriculture. फिर आता है आपका एक्वेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में इन्होंने 3 पार्ट को मर्ज कर दिया, जैसे एनिमल को देख लिया, ठीक है, वैसे फौना बोल रहा हूँ, फ्लोरा, फिर आपके एक्वेटिक स्पीसीज, ठीक है,
एक्वेटिक स्पीसीज और फिर इकोसिस्टम सर्विसेज जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो एक्वेटिक रिसोर्सेज भी जैसे पता ही है कि फिश जो है आपके सर्व करता है सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिटिव फूड टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, सो कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल डाइट्स एंड इकोनॉमीज। और इसमें और भी बहुत चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो, जैसे ब्लू इकोनॉमी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान के चलो और भी मैंने आपको तरीका बता रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि और आपको पॉइंटर कुछ ना समझ आए तो आप पेस्टल अप्रोच लगा सकते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ठीक है, इस टाइप का भी आप सोच सकते हो। तो ऐसे करके आपको कोई पॉइंट्स की कमी नहीं पड़ेंगी। इवन आप अपना सिर्फ सिलेबस याद कर लोगे ना तो उन सिलेबस में से आपके पास पॉइंट निकल के आ जाएगा। सो इकोसिस्टम सर्विसेज जो मैं बताया, जैसे इंसेक्ट प्ले एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन नेचर। इंसेक्ट का रोल क्या होता है, कहीं ना कहीं ये आपका पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के स्प्रेड में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि सीड एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है, इंसेक्ट्स ही तो लेके जाते हैं। फैसिलिटेटिंग द पॉलिनेशन ऑफ आवर क्रॉप्स and fruit trees and acting as natural biological controls against harmful pests, ensuring ecological balance। समझ आ रहा है आपको? फिर देखो, every species has a unique role to play in the intricate web of our ecosystem. Therefore, conservation is not just an option but an essential imperative for the future of humanity and the planet। तो ये जो हो गया आपका कंक्लूजन हो गया। तो अगर मान के चलो मेंस में आपके क्वेश्चन आता कि हाउ बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स ह्यूमन, हालांकि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट यही होता है, राइट। तो आप आराम से अब लिख पाते हैं, आपके पास 4 पॉइंटर्स हो गया, इसको बॉडी में डाल दो और उसके बाद कंक्लूड कर दो इस चीज को कि हर एक जो स्पीसीज है वो आपके इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दे फॉर्म इंट्रिकेट वेब ऑफ आवर इकोसिस्टम। इसीलिए कंजर्वेशन जो है ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है बट ये एसेंशियल इंपेरेटिव है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द प्लैनेट। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो फॉर द सस्टेनेंस ऑफ प्लैनेट, या फिर ऐसे लिख सकते हो फॉर द हार्मनी इन नेचर। तो देख रहे हो मैं कैसे कैसे वर्ड्स जनरेट कर रहा हूं। तो कंक्लूड आप अपने अकॉर्डिंग ही करते हो, जो आप बॉडी में लिखते हो इसी को आप फाइनली कंक्लूड करते हो। फिर देखो आगे कंजर्वेशन एफर्ट्स। आप कंजर्वेशन एफर्ट्स कुछ जान लो ताकि आपके जो आंसर में वैल्यू एडिशन का काम आए। तो अब ऊपर हमने पढ़ा आंसर के पॉइंट्स, अब हम इसमें देखेंगे वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है, आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, आपके पास केस स्टडीज होने चाहिए, आपके पास कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होने चाहिए। तो कंजर्वेशन एफर्ट में देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल मेन थ्रेट क्या है पहले तो नेचर का ये समझो आप। सो सबसे पहले जैसे आप देखते हो पोचिंग्स वगैरह होते हैं तो इसकी वजह से भी कई सारे आपके स्पीसीज क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस देख रहे हो आप, ठीक है, इवन एलिफेंट्स भी देख रहे हो। तो एलिफेंट्स के भी जो टस्क होता है उसके लिए क्या किया, आइवोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए उनका पोचिंग किया जाता है। वन हॉर्न राइनोसोरस के वो जो हॉर्न निकला रहता है उसके लिए पोचिंग किया जाता है। टाइगर की पोचिंग की जाती थी पहले के टाइम पे, है ना। तो बहुत सारे जानवर का पॉपुलेशन कमी हो गया पोचिंग और हंटिंग की वजह से, ठीक है। सो हंटिंग बाय ग्रेडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। और काफी पॉल्यूशन जब बढ़ जाता है तब भी इकोसिस्टम को बहुत हार्म होता है। तो ये सब नेचर के लिए कुछ थ्रेट है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ऑफ एलियन स्पीसीज, तो जो मैंने आपको आईएएस बताया था, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, है ना। फिर रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड हैबिटेशन, और लोग अपने बेनिफिट के लिए भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, तो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए। अब वो रहने के लिए जगह कहाँ से आएगा, जब वो फॉरेस्ट को कट करते हैं, ठीक है। या फिर अब मान चलो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी फूड डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड होने चाहिए। अब वो लैंड कहाँ से आएंगे, फॉरेस्ट को क्लियर करके। तो कहीं ना कहीं जब आप फॉरेस्ट को क्लियर करते हो या फिर मान के चलो कोई एक्वीफर को आप फिल करते हो फॉर योर ओन बेनिफिट, फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं आपका इकोसिस्टम तो हार्म हो ही रहा है ना। तो एक जगह तो आपकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो रहा है, एक जगह तो लोगों को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो नेचर को नुकसान हो रहा है। तो नेचर को नुकसान होगा तो उसका रिजल्ट आप देखते ही हो, रिपरकशन देखते ही हो। आपको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है, कहीं पे आपके अर्बन फ्लडिंग आ रही है, ठीक है, कहीं पे साइक्लोन आ रहा है, कहीं पे ड्रॉट हो जा रहा है। तो ये सब नेचर का जवाब होता है कि आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए हमें इनको अब सॉल्व करना है। तो मान चलो इसमें पब्लिक का तो रोल रहता ही है, लेकिन मेन काम किसका रहता है, गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट कोई रूल और लॉ बनाएगी तभी तो उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो अब गवर्नमेंट का कुछ प्रोटेक्शन है क्या, तो देखो गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व बना रखा है। किस लिए, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके और कंजर्व कर सके फ्लोरा और फौना स्पीसीज को, राइट। तो ये आप इनिशिएटिव मेंशन कर सकते हो, तो ये आपका वैल्यू एडिशन कर देगा, राइट। उसके बाद देखो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड मेनी बोटानिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। अब यहाँ पे मैं और एक चीज बता देता हूँ, आपका 2 टाइप का कंजर्वेशन एफर्ट होता है, एक होता है इन सीटू और एक होता है आपका एक्स सीटू, ठीक है। इन सीटू में हम क्या करते हैं कि जो आपका फ्लोरा और फौना का जो नेचुरल हैबिटेट है उसी में उनको कंजर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन वही अगर हम उनको वहां से निकाल के किसी जू में लाते हैं
किसी बोटेनिकल गार्डन में लाते हैं, ठीक है, या फिर आपके सीड वॉल्ट जो होते हैं, ठीक है, सीड जहाँ पे सीड को प्रिजर्व किया जाता है, तो ये सब को हम क्या बोलते हैं, एक्स सीटू, मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के हम उनको कंजर्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ डिफरेंस क्लियर रखना। सो ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका एग्जांपल हो गया इन सीटू का, ठीक है। वैसे ही जो आपका बोटेनिकल गार्डन के लिए बहुत सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सिंस 1992, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स सीटू बोल रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्यों? क्योंकि ये सारे जो आपके स्पीसीज थे इंडेंजर्ड, नहीं तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड के श्रेणी में आते हैं, है ना। तो इनको इनके कंजर्वेशन के लिए कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए अंडर WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये भी आपका गवर्नमेंट की तरफ से एक एफर्ट है, राइट। उसके बाद 106 नेशनल पार्क है, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कई सारे जूलॉजिकल गार्डन्स है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक मेजर है गवर्नमेंट की तरफ से टू कंजर्व द फ्लोरा एंड फौना एंड टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपके ये जब आप ऐड कर देते हो ना, तो आपके जो आंसर में 4 चांद लग जाता है, क्योंकि एक होता है जनरलिस्टिक आंसर, जो अगर मान चलो ये सिर्फ ऊपर के ये पॉइंट्स लिख के आ जाते तो ये आपका बहुत जनरल आंसर हो जाता। लेकिन इसी में अब आप हर एक में एग्जाम्पल दे दोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर इनरिच हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और यही डिफ्रेंशिएट करता है एक टॉपर को एक नॉन टॉपर और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट से जो मेंस अपीयर हो रहा है। समझ आ रहा है? फिर देखो आगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैप के थ्रू, ठीक है, जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में देख सकते हो गिंडी, बांदीपुर, ठीक है, कान्हा, तडोबा, राजगीर, रांथमबोर, शिवपुरी। अब ये सब ना आपके इन्वायरमेंट की क्लास में अच्छे से कराया जाता है, तो जब आगे टॉपिक डिटेल में आएगा तो वहाँ पे एक एक नेशनल पार्क हम कवर कराएंगे। यहाँ पे बस आप एक ग्लांस ले लो, एक ऊपर से नज़र मार लो कि कहाँ कहाँ पे आपके नेशनल पार्क लोकेटेड है, कहाँ कहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है और कहाँ कहाँ पे आपके बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये मैप देख लेना, ठीक है। और आपको बाकी ये नोट्स भी, हैंड आउट भी प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, तो वहाँ से भी जाके आप अपने से एक बार देख सकते हो। फिर देखो कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये हमने वापस रिपीटेड है टॉपिक, तो हम ऊपर देख के आ रहे हैं। फिर देखो आगे, ये आपके NCERT में से कटिंग है, ठीक है। तो NCERT में ही ये कटिंग दे रखा था, जैसे वल्चर के कंजर्वेशन के लिए आप देखे होगे वल्चर रेस्टोरेंट वाला कॉन्सेप्ट वल्चर रेस्टोरेंट। तो वल्चर रेस्टोरेंट क्या होता है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि वल्चर को किसके वजह से खतरा हो रही थी, डाइक्लोफेनाक जो आपके वैक्सीन होते हैं जो कि कैटल्स में दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनको कोई डिजीज ना हो। लेकिन अब क्या होता था कि जब वो कैटल मरते थे या फिर जब उनको वल्चर कंज्यूम करते थे, तो वो जो वैक्सीन था ना, वो कहीं ना कहीं वल्चर के लिए एकदम घातक होता था। इससे वल्चर की पॉपुलेशन बहुत कम होने लगी, ठीक है, और कई सारे जो आपके वल्चर के स्पीसीज है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ गए। तो अब वल्चर्स को कंजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, आपके वल्चर रेस्टोरेंट करके एक कॉन्सेप्ट चलाया गया। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका एक ओपन लैंड डिसाइड करती है गवर्नमेंट, और यहाँ पे जो भी कैटल्स का डेथ हो जाता है, ठीक है, या फिर मान के चलो उन कैटल पे जांच कर लिया जाता है कि उसमें डाइक्लोफेनाक वगैरह आपके वैक्सीन तो नहीं है, ठीक है, और उसके बाद उन कैटल के डेड बॉडी को यहाँ पे रख दिया जाता है और यहाँ पे आके वल्चर उनको फीड करते हैं, ताकि इससे वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोग्राम आपके चलाए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होगी, आप लोगों का एक दिमाग खुल रहा होगा कि कैसे हमें यूपीएससी में अप्रोच करना है, कैसे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे, राइट। और ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा 9th क्लास एंड हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, और अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो ये जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है। तो ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।